बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बड़ा माड़ा होता है और आर्मी चीफ बड़ा तगड़ा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सियासत के अंदर जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई दे रहा होता है वो हो नहीं रहा होता, जो सुनाई दे रहा होता है गल्लां कुछ होर होंदी हैं, तो चीज़ें बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं इन सारी बातों को। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि हर वक्त हर कोई ताकतवर नहीं होता। किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर बड़ा ताकतवर होता है, किसी वक्त आर्मी चीफ बड़ा ताकतवर होता है, और जो आर्मी चीफ ऐसा भी होता है कि बिल्कुल वावरुल्ला की तरह लगा फिर होता है। इसकी 2-3 मिसालें मैं आपको दूंगा। आजकल ये तासुर है कि आर्मी चीफ बड़ा ताकतवर है, तासुर है, ये बात दुरुस्त है। कहानी क्या है वो मैं आपके साथ पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि 2 ऐसी शख्सियात जिनको पाकिस्तान से फरार कराया गया, एक अदालत ने क्या जाना जा सिमरन जी ली अपनी जिंदगी। शहबाज गिल साहब ਇੱਥੇ सर ਸਾਹ नहीं सी रलते, उन्होंने मुछा रख के बहुत ही मतलब चले शक्ल के ऊपर तो मैं बात ही नहीं करता किसी की, अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं शक्लें, इंसान ने अपनी नहीं बनाई होती। करतूत इंसान के बाद उसकी शक्लों से ढलक रहे होते हैं, छलक रहे होते हैं। जिस तरह का अंदर होंगे उंज दा बंदा के चेहरे पर तासुर या उस तरह का वो चेहरा दस दिंदा। ये बाल कुदरत ने एक रखा हुआ है सिलसिला, जिससे पता चल जाता है कि बंदा की सोच रहा है या इसके अंदर कितना गंद है या कितनी सच्चाई है। ये बड़ी एक क्लियर कट सी बात है। शहबाज गिल साहब जब यहाँ पर थे तो उन्होंने साह नहीं सी रलते, ऑक्सीजन मास्क लगा के व्हील चेयर पर बैठ के आते थे। ऐसा ड्रामा भाई ने किया अखीर किस्म का, हर बंदा उस पर कहता यार मर जाएगा, यार बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन यकीन करें वो ड्रामा था। मेरे व्लॉग उठा के देख ले, मैं उस वक्त कहता रहा वो ये फ्रॉड कर रहे जे, वो ये चीट कर रहे जे, वो ये ड्रामा कर रहे जे, इन्हू जान दो ना करो, ऐसे ना करें, ये फ्रॉडी है। लेकिन नहीं सर, बाज नहीं आए। फाइनली ये हुआ कि उसको लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने तरस खा के बाहर जाने की इजाज़त दे दी। वो भाई ने बाहर बैठ के ना नाले व्लॉग करता है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, नाले गल्लां करता है और टगे टगे की गल्लां करता है। अच्छा, उसके पास से जो कुछ बरामद हुआ था ना वो बड़ा ख़तरनाक था। यानी उसके कितने लोगों के साथ सैटेलाइट में राब्ते थे, सैटेलाइट के उत्ते भाई ने राब्ते गए सन, अंदाज़ा लगाएं। और अभी भी राब्ते कहा जा रहा है कि शायद हूँ। वो भाई सर जिस हाई कोर्ट के जज ने बाहर जाने की इजाज़त दी थी, बंदा उससे पूछे कि बहु केस वो इतने चल रहे सन, बाहर वो कि वेले ने जबान आई सी जरा जाना जरूरी सी, लेकिन अब ज़ाहिर है अदलिया आज़ाद है, जाने की इजाज़त दे सकते थे, उन्होंने दे दी। वो बैठा जे बाहर हूँ, उसकी बीवी पाकिस्तान के गरीब लोगों का 1 करोड़ 20 लाख रुपए खा के बाहर बैठी जे, ले आओ पैसे वापस। अब मैं देखता किसी अपने दे जाती जेब जो 10,000 भी गया होंगे तो वो जाने की इजाज़त देते, पैसे लेते बगैर थे फिर 10 दे, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम ना सर, वो मेरा और आपका पैसा गया हुआ है, उनको तकलीफ ही कोई नहीं, जो मर्जी होता फिर। बाहर अब मामला ये है कि वो वहाँ पर बैठे हैं, उनको वो इश्तिहारी करार दे दिया, मफरूर करार दे दिया, हूँ जो मर्जी करार देंगे रहो। अगला उत्थे बैठा जो मर्जी करता रहे, जेड़ा बंदा सर दरियाओ पार चला जाए ना वो जो मर्जी क्या लवे, तुसी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही हुआ है। वो भाई बाहर जाके हूँ एड्डी 1.5 गज लंबी जबान है दी और जनाब वो बोल रहे हैं, तो बस ठीक है, सुनो हूँ बर्दाश्त करो। अच्छा, फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक और इस तरह का करैक्टर, उसका नाम मोहित पीरज़ादा है। मोहित पीरज़ादा साहब के ऊपर कई इल्ज़ामात, एक नहीं है कई इल्ज़ामात हैं। मैं हल्का हल्का इशारा दूंगा उनके इल्ज़ामात के हवाले से कि मिसाल के तौर पे उन पर एक इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने CSS किया था, मीरपुर के रहने वाले, और CSS किया, कस्टम में भर्ती हो गए। 1997-98 ये वाला दौर था। इस दौर में वो एक स्कैंडल आया था, पता नहीं वाह 3-4 अरब रुपए का स्कैंडल दसा जाता है, उस वक्त आया था फ्रॉड का, कस्टम का माल कैकड़िच करने का। उसमें ये साहब भी जो हैं ये भी रगड़े में आए और नैब में केस किया। सर नैब का जो चेयरमैन थे उस वक्त वो थे सैफुर रहमान साहब, सैफुर रहमान अलमरूफ पैर पैर वाला ग्रुप, वो आसिफ जरदारी साहब के पाँव पड़े थे ना वहाँ पे क्या कहते हैं एहतसाब अदालत पिंडी के अंदर, गवाह मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं हामद मीर साहब इसके गवाह हैं, ठीक है, उन्होंने कई बार ये गल दसी। तो वो सर उस वक्त थे क्या कहते हैं नैब के चेयरमैन। तो हमारे एक दोस्त थे जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके बड़े भाई भी कस्टम में होते, वो कस्टम कलेक्टर थे, वो भी भाई उदों ऐसे केस गिरफ्तार हुए सन। बहर फिर सर पाकिस्तान के अंदर ना कभी कोई इंक्वायरी के तोड़ पहुँची है, ना ही कभी कोई माल बरामद होया। अब भी आप देख ले
جنہوں نے وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں جو لوگ عمران خان کے خلاف، انہوں تو رقمہ تھوڑی برآمد ہو رہی ہیں، بالکل نہیں، وہ رقمہ گئیاں، رقمہ ڈوب گئیاں، بس وہ گواہی دیں گے اور جان ختم چھٹ جائے گی انہوں نے، یہی ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی ایسے کچھ ہوا، 4 ارب روپیہ کے ہینگڑی ہو گیا، یہ سر سارے بری بری ہو گئے، کیس ختم ہو گیا۔ اچھا یہ سر وہ صاحب ہے، یہ اس دن سے مسلم لیگ نون کے خلاف، فرام دیٹ ویری ڈیٹ اپ ٹل ناؤ۔ سر پھر اس کے بعد یہ اچانک سے نمودار ہوئے، جناب صحافی بن گئے، سویٹ سی پرسنالٹی لگتی ہے دور سے دیکھنے سے، گورا چٹا رنگے، گرے وال، وہ بندہ کہتا ہے یار چلو بولتا بھی سونا ہے، سنو تو صحیح، لیکن شکل وہ کیا ہوتی ہے کہ شکل مومنہ تے کرتوت کافراں ہے جی، اینج تک سینے پائندہ۔ اب یہ جو میں نے جملہ بولا نا کرتوت کافراں والا، یہ بڑا ہارڈ جملہ، بڑا سخت ہے، یہ بہت زیادہ میرے مطلب مزاج کے خلاف ہے کہ میں کسی کے اوپر اتنا ڈائریکٹ ہٹ کروں، لیکن سر یہ ایسے ہی ہے۔ یہ بھائی صاحب کی ویڈیو آئی، یہ اپنے مرے ہوئے باپ کی انگلیاں انگوٹھے لوا رہے سن جائیداد نہ کران لئی، یا جو بھی وراثت تھی وہ اپنے نام کروانے کے لیے۔ یہ مناظر سر منظر عام پر آئے، ان کے گھر والوں نے ظاہر ہے کہ بہنوں نے یا بھائیوں نے اس کو پبلک کیا، بھائی نو شرم تے کوئی نہیں ہے اس گل حرکتاں دے باوجود، نہ ایک ٹگل ہی سر تے متھے تے، نہ پسینہ آیا نہ اکھاں چ حیا آئی، سارا کام بھائی نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ اور صحافی اب دنیا میں نہیں رہے وہ، یار ویسے سارے صحافی آئندے کیوں ہوندے نے لیکن یہ مشہور لوگوں کی بات کرو، سارے آئندے نہیں ہوندے یار، میں سچی بات ہے، یہ تو جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں نا یہ مشہور لوگ ہیں، لیکن مطلب اب کیا کریں، سارے جڑے نا ایکو جے نہیں ہوندے۔ اخباری مالک تھا ایکچولی وہ جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اور اس اخباری مالک نے اپنی مری ماں کے انگوٹھے خود کھولے، کیونکہ اس کی والدہ یوں انگوٹھے کر کے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کو مرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ انگوٹھے لگا کے، اور جو اس کا بھائی پہلے ڈیتھ ہو چکی اور اس کے چھوٹے بچے تھے، اور وہ ماں کے نام اس نے دیا ہوا تھا اپنا کہ جناب جب تک میرے بچے ایک خاص ایج میں نہیں پہنچے گی، میری ماں ان کے میری جائیداد کی وہ کیا ہوتا ہے دیکھ بھال کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے نام کر دے ماں، تو ماں نہیں سی کر رہی کہ تو کھا جائے گا۔ تو مجھے اس شخص نے بتایا، پٹواری نے، کہ جناب اس بندے نے خود اپنی ماں کے انگوٹھے یوں کر کے مری کے نکالے اور انگوٹھے لگائے اسٹامپ کے اوپر۔ بٹ صاحب میں مجبور سا، میں کی کردہ، میں تو ماڑا یا پٹواری ہاں، تو اتنے تحصیلدار بھی کھلوتا سی، کسی نے آواز ہی نہیں چکی، تو اس ساری جائیداد پھر وہ نہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ سر ایک سیٹھ نے کیا واقعہ، میں یعنی یہ بات جب یہ واقعہ ہوا اس کے ٹھیک 10-12 دن بعد یہ بات جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی۔ پھر اس سیٹھ کو اس کے چھوٹے بیٹے نے سر کبھی ملتان، کبھی کراچی، کبھی لاہور، نیوز روم کے اندر گالا تے چپیڑا، یہ بھی پھر سر واقعات ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ میں نام کسی کا نہیں لے رہا، اس لیے کہ وہ بندہ مر گیا ہے، دنیا میں نہیں رہا، رسپونڈ نہیں کر سکتا میری بات کے اوپر۔ معید پیرزادہ صاحب کا نام میں نے اس لیے لے لیا کیونکہ وہ زندہ بھی ہیں اور ان کی ویڈیوز آڈیوز بھی ساری کی ساری وائرل آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی، تو میں نے ایک ریفرنس کے طور پر بات کی ہے، الزام میں نہیں لگا رہا، جو مارکیٹ میں آ چکا ہے صرف اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہو کے یا امریکہ کے واشنگٹن میں کسی تھان دے کھلو کے وہ پاکستان کے خلاف تبرے بول رہے ہیں اور کہہ رہا ہے جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، ایف بی آئی نے مجھے کہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، واشنگٹن میں اس نے کہا جی تسی اپنی موومنٹ ریسٹرکٹ کر لو، پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں، چائنا، شمالی کوریا، ایران، وہ اینج کر کے سارے معاملہ چلا رہے ہیں اور آپ کی پالیسی تو جمہوریت کی تھی، تسی کی کر دے پے ہو۔ یعنی وہ پاکستان کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں امریکہ کو مداخلت کرنے کی براہ راست وہ سر دعوت دے رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، ترلا ڈال رہے ہیں کہ جاؤ اتنے جا کے مداخلت کرو۔ اب یہ معید پیرزادہ صاحب کون ہے؟ یہ عمران خان کے نمبر 1 صحافی نمبر 1، ٹھیک ہے، جو عمران کے ارد گرد صحافی پائے جاتے تھے، اس میں جو سب سے زیادہ انگریزی بولنے والا سافٹ سپوکن منہ تھا وہ معید کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب عمران خان نے یہ کہا کہ ہم کو غلام ہے، غلامی نامنظور ہے، اے بھائی نے اس غلامی نامنظور دے بڑے رولے پائے، یاد کیجئے، ٹھیک ہے، اور بڑا انہیں رولا پایا کہ ایسی کی تیسی یہ ہے وہ ہے فلاں، ٹھیک ہے، اور امریکہ کیسے مداخلت کر سکتا ہے اپنے انداز سے۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا شاپر ٹائپ کریکٹر، انہوں کا اپنا انداز ہوتا ہے
कुछ होते हैं जनाब वो जिन्होंने ABC नहीं आती पूरी, उनका अपना अंदाज़ होता है। ये भाई साहब को ABC भी आती है, अंग्रेज़ी भी आती है, उर्दू भी आती है, फ़ारसी भी आती है, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। मोहित जो है ठीक है, डॉक्टर है बाकायदा, अदरवाइज CSS किया हुआ है, ठीक है, तो ये मतलब है चंगा भला ये लर्नड आदमी। तो इन्होंने सारी मुखालफत की थी। अब आप देखें कि इमरान खान जिहो जीरू वो हो जो फरिश्ते, यानी खाना दे खान परोने, यानी आप ये देखिए कि जो जे आपकी संगत होगी उस तरह के ही आप बन जाएंगे, या आप अपनी तरह के लोगों में संगत जाके बनाएंगे। इमरान खान ने यू टर्न लिए, उसके बाद जनाब गुलामी नामंजूर पे अब ये मोहित पीरज़ादा साहब वहाँ पे खड़े होके अमेरिका के तरला पा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करे, नाले इल्ज़ाम ला रहे हैं कि मैनू इत्थे कत्ल करने की कोशिश की जा रही। अच्छा, ये वो साहब हैं जो हमें वॉल्यूम 10 सुनाया करते थे। ये वो साहब हैं जो ये बताया करते थे कि दारों के पास बड़े सबूत आ गए भाई नवाज शरीफ के खिलाफ, सर इन्हों कहते हैं और चुपो। नस्ल देख लेनी चाहिए, नस्ल नहीं देखी पाए। जनरल बाजवा ने देखनी सी, या जनरल फैज़ ने देखनी सी, या जनरल उस वक्त जो DG ISPR थे उन्होंने देखनी थी, या जिसने भी देखनी थी, नस्ल नहीं देखी। नतीजा क्या निकला? ओ देखो वाशिंगटन DC खलो के जो कर रहे हैं। ये बस मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था कि इन लोगों को पाला, ये हमारे पैसों पे पले, इनको ओबलाइज किया गया तो साढ़े पैसों के भाई ने ओबलाइज किया गया सारिਆਂ ਨੂੰ। वो सारे दे सारे हुण पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो चूँकि दरियाओं पार ने लिहाजा उन्होंने कुछ हो भी नहीं सकता, बर्दाश्त कर या पास कर, ए वाला सीन है जे भाई। तो बस यही हो सकता फिलहाल, और तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ हर वक्त ताकतवर होता है, हर वक्त ताकतवर नहीं होता आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जो है वो किसी लिए बहुत कमज़ोर पोजीशन में आ जाता है। दो मिसालें इसकी दे देता हूँ। एक मिसाल ये थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ थे, कारगिल पे भाई ने हमला किया, उनका बचपन का ख्वाब था कारगिल पे हमला करना। वो जब पता नहीं DG MO थे, उसने भी बेनज़ीर के कोल जाके ना दसते सन कि ऐसा अगर असीं हमला करांगे जी पहाड़ियां चढ़ जाएंगे, जी पहाड़ियां साढ़े कोल आ जाणगियां। अगली गल नहीं सी दसदे। जब बेनज़ीर पूछते अच्छा जिसले सर्दियां मुक जाणगियां फिर की करेगा, फिर दस की कर, फिर तो वापस आएंगे फिर की करेगा, उत्थे चुप हो जाते खामोश। बेनज़ीर कहती थी रिजैक्ट, चलो घर जाओ, यह काम नहीं तुहाडा। लेकिन वो नहीं बाज आए, फिर उन्होंने कारगिल किया, और उसके बाद हालत ये थी, बताने वाले बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के आगे यूं खड़े थे कि रब दा नाम बचा ला, हुण हालात बड़े ख़राब हो गए। और 4 जुलाई को मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो यहाँ से जहाज़ पकड़ के स्पेशली बिल क्लिंटन के सदारती महल में जाके उत्थे उन्हें क्या यार गलती कर बैठे हैं, ताड़ी मेहरबानी बचाओ। तो फिर सर बड़ी जिल्लत हुई थी, बड़ी जिल्लत हुई थी, बड़े खौफनाक आर्टिकल छपे। ये सारी चीज़ें मुझे याद हैं। बता सिर्फ इसलिए नहीं रहा कि वो साड़ी इज्जत वाली गल कोई नहीं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। और ये पोजीशन हुई आर्मी चीफ की। फिर वही आर्मी चीफ था, उन्हें जनाब जिसले साह उन्हें सोखा होया उन्हें चुप के परे मारिया इमरान नवाज शरीफ नूं, और जनाब नवाज शरीफ जरा ना फिर उन्होंने क्या इस्तीफा दे, उन्हें क्या ओवर माई डेड बॉडी। वो भी एक हिस्ट्री है। एक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाकायदा। आज ये खबर बाकायदा शाया है, ठीक है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और फ़ोन करके आज़म खान जो सेक्रेटरी थे उनसे कहा कि भाई मेरा इस्तीफा दे, हफ्ते नवा आर्मी चीफ ला लो, दस दे प्राइम मिनिस्टर नूं। उन्होंने नसदे टपदे दौड़ लाते, पहले तो ज़ाहिर है कि सारे रिपोर्ट करते थे उसको जनरल फैज़ को बताया, फिर जनाब वो इमरान खान को बताया। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वापस आओ। फिर उनको बुला के मुलाकात करके मनू के तो उन्होंने इस्तीफा वापस कराया। और रोला क्या था, वो कह रहे थे कि जनरल फैज़ नूं भाजी तो कड्डो, तुहानूं कितनी बारी कह चुकिया जनरल फैज़ को अगर आपने आर्मी चीफ बनाना है उसके लिए उसे 1 साल कोर करना ज़रूरी है। पूरे का पूरा सिस्टम जैम हुआ है आर्मी का अंदर का अपना। तुसी जीव गल्लां करी जांदे अपना प्राइम मिनिस्टर साहब। प्राइम मिनिस्टर को ये बात समझ नहीं आती थी, वो जादू टूने के चक्कर ही पिया होता सी।
मेथी सुक्की पानी है तो फिर जनाब उत्ते तंबाकू पाना है तो उत्ते फिर जनाब चिट्टा पाउडर पाना है, अजीबो गरीब हरकत हो रही थी, ठीक है। तो वो इस चक्कर में पड़े होते थे, लिहाजा आर्मी चीफ ने कहा फिर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये एहतजाज की हद थी, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, कह दिया मैं रिज़ाइन करता। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को होश आया कि हो ये काम बड़ा ख़राब हो जाएगा, ये तो सीधा ही मेरे पे गल आ जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने कहा ठीक है हम इसको भी रहने देते हैं। दोनों में इतफाक हुआ, महीने बाद बदल देंगे तो महीने बाद नवा आ जाएगा, महीने बाद भी नहीं आन देता उन्हें। तो ये वो बुनियाद बनी जनरल फैज़ की तकर्री अगले पासे, और यहाँ पर नए बंदे की तकर्री। ये भी तय हुआ था कि जिसको आर्मी चीफ चाहेगा उसको ये DGISI अपॉइंट करेंगे। ऐतो भी इमरान खान मुकर गया। तो इमरान खान तो खैर झूठ बोलन दी, मुकरन दियाँ, यू टर्न लैन दियाँ तो लम्मियां दास्ताना ने ना। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कोई ये एक आम तासुर है कि हर वक्त आर्मी चीफ जो है वो ताकतवर होता है, हर वक्त नहीं होता, और सब अच्छा भी हर वक्त नहीं होता। ये पावर कॉरिडोर्स में जो लड़ाई होती है ना, ये नफ्सियात की और जो क्या कहते हैं ज़हनी लड़ाई बोती होती, ठीक है। तो वो उस लड़ाई में किसी ने एक पासा भारा हो जाता, किसी ने दूजा पासा हो जाता, किस वक्त दोनों का मुफाद एक होता और ऐसे करके एक पेज पर होते हैं। इस वक्त जो हालात हैं उसमें एक खामोशी है, एक ऐसी खामोशी है जिसमें से अभी तक कुछ बरामद नहीं हो रहा। बहुत बड़ा कोई धमाका भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि गल हुई कोई ना, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚूंकि हर ਵੇਲੇ शक ਕਰਨ ਦੀ आदत है तो ਵਿੱਚੋਂ शक ही निकले, सिर्फ होर निकले कुछ ना, ठीक है। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि सब अच्छा नहीं है, और जो सब अच्छा नहीं है तो फिर मामला कहाँ ख़राब है। यानी सब अच्छा नहीं है मियाँ नवाज शरीफ या जरदारी के साथ, शहबाज शरीफ का सब अच्छा जे अहमद अंदाज तो इस्टेबलिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान सर तिला नहीं लगता, बिल्कुल इंज एक जिंद दो जान एक जिंद टिच बटना की जोड़ी है, सफ़ा नहीं लेना भी कने, ठीक है। अगले पासे काम थोड़ा जा गड़बड़ है, इधर नहीं गड़बड़ेगा। तो इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ एक पेज के ऊपर है, और इसीलिए चीज़ें बेहतरी की उम्मीद हो रही है। अल्लाह करे कि ये एक पेज ही रहे, एक लाइन ही रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस हों जिसके मुताबिक चीज़ें चलाई जाए और पाकिस्तान तरक्की करे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी अब तक और जो मेरा ख्याल था वो मैंने अक्सर शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त या कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।